Hello students, welcome to Royal Classes. Today's chapter is admission of partners. The chapter is admission of partners. Now the question arises, why partners admit in a firm? Why partners admit in a firm? फर्म में पार्टनर्स को एडमिट ही क्यों किया जाता है? There are several reasons for this. The first one is for capital. For the want of capital. अगर हमारी फर्म के पास कैपिटल की कमी आ रही है तो हम नए पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हैं और बदले में उनसे कैपिटल डिमांड कर सकते हैं. फॉर एक्सपेंशन, अगर हम अपनी फर्म को बढ़ाना चाहते हैं तो हम पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं. से हम ऑपरेट कर रहे हैं अपने बिजनेस को दिल्ली से. अब हम चाहते हैं कि हम मुंबई में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, तो हमें एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत होगी. उस केस में हमारे पास हम एक ऐसे पार्टनर को चुन सकते हैं, एक ऐसे पार्टनर को चूज कर सकते हैं जो मुंबई में हमें हेल्पिंग हैंड दे. The third reason is for expertise. Say I have expertise in making this kind of mobile phone. Now I want to develop new technology. For example, A can make mobiles without camera. A can make a mobile without camera. Now I want another person which have expertise knowledge in making mobiles which has camera. So I can admit B as a partner in my firm for expertise knowledge. For goodwill. गुडविल के लिए भी हम किसी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, किसी फेमस पर्सनैलिटी को एडमिट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम जाएंगे किसी फेमस पर्सनैलिटी के पास और कहेंगे हमारे पार्टनर बन जाइए. ठीक है, आप एक दिन के लिए बन जाइए, हमारे पार्टनर बन जाइए. देखो ना, जब बहुत सारी न्यूज़पेपर्स में या बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में हमारा नाम आएगा, न्यूज में नाम आएगा, तो क्या हमारी गुडविल बढ़नी जाएगी. तो गुडविल के लिए हम किसी फेमस पर्सनैलिटी को अपने पार्टनर की तरह ऐड कर सकते हैं. अब बात आती है कि हाउ पार्टनर्स एडमिट. वेरी सिंपल है ये. हाउ पार्टनर्स एडमिट. इसका जवाब देती है हमारी पार्टनरशिप डीड.
पार्टनरशिप डीड। देखिए, अगर पार्टनरशिप साइलेंट है इस मुद्दे पर तो हम कहेंगे विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। इफ पार्टनरशिप डीड is silent on admission of partner, then a new partner can be admitted with the consent of all existing partners। अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तो हमें सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। बाकी आप अपने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं in our partnership deed we can add any provision to add a partner। For example, consent of majority of partners। मान लीजिए हम अपने पार्टनरशिप डीड में कोई भी प्रोविजन ऐड कर सकते हैं। हमने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स अगर एग्री होते हैं तो हम किसी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। मान लो कि ए बी सी हमारे पार्टनर थे, हम डी को एडमिट करना चाहते हैं। ए और बी तो एग्री हैं लेकिन सी एग्री नहीं है। पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोविजन है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एग्री हैं तो अभी मेजॉरिटी ए और बी की बन गई तो हम डी को एडमिट कर लेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती तो तीनों पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी था। चलिए अभी बात करते हैं माइनर पार्टनर की। माइनर एज अ पार्टनर। क्या हम माइनर को एडमिट कर सकते हैं पार्टनर के तौर पर? माइनर कैन बी एडमिट एज अ पार्टनर but only in profit। माइनर को ऐड किया जा सकता है पार्टनर की तरह, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए। लॉस में वो हिस्सेदार नहीं होगा, वो केवल प्रॉफिट में ही अपनी हिस्सेदारी दिखाएगा। इफ अ फर्म डिसॉल्व share of minor partner is given prior to
ऑल मेजर पार्टनर्स। अगर फर्म हमारी डिसॉल्व होती है तो माइनर पार्टनर का शेयर सभी मेजर पार्टनर्स से पहले दिया जाएगा। मतलब माइनर पार्टनर का शेयर सबसे पहले दिया जाएगा, उसके बाद मेजर पार्टनर्स को उनका शेयर मिलेगा। एक बात और आती है, इफ वन पार्टनर इज मेजर and other is minor, क्या पार्टनरशिप फर्म बनेगी? आंसर है नो। एटलीस्ट 2 पार्टनर्स का मेजर होना जरूरी है। फॉर पार्टनरशिप at least 2 major partners are required. Okay? देखिए, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसको हम मुफ्त में तो एंट्री देंगे नहीं, ठीक है? जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो हम उससे किस चीज की डिमांड करेंगे? When a new partner admit, a firm demands जो फर्स्ट चीज है वो है कैपिटल, और जो दूसरी चीज है वो है गुडविल। तो जब कोई नया पार्टनर ऐड होता है तो एक फर्म उससे डिमांड करती है कैपिटल और गुडविल की। पुराने पार्टनर्स कहते हैं जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो हमने भी तो अपना कैपिटल लगाया था, तो अब आपको भी कैपिटल लाना होगा। कितना कैपिटल लाना होगा? मान लीजिए, जरा सोचना, 2015 में ए ने एक प्रोप्राइटरीशिप स्टार्ट की 1 लाख का कैपिटल लेकर, ठीक है? ए स्टार्ट अ बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 1 लाख। 2020 में ए चाहता है कि वो बी को एडमिट कर ले। वाई? बिकॉज हम जो पहले रीजन जान चुके हैं, कोई भी रीजन हो सकता है। तो क्या बी को 1 लाख ही लाना होगा? नहीं, बी को 1 लाख नहीं लाना होगा। ए कहेगा कि इन 5 सालों में मैंने अपनी कैपिटल को बढ़ाया है, अपनी मेहनत से बढ़ाया है। आज की जो मेरी कैपिटल है, मान लो आज की जो ए की कैपिटल है करंट में या 2020 में ए की जो कैपिटल है वो हो चुकी है 2,50,000। तो ए डिमांड करेगा बी से कि आप 2,50,000 लेके आइए। तो बी has to bought capital according to current balance sheet। बी जो कैपिटल लाएगा वो करंट बैलेंस शीट के हिसाब से लाएगा, ना कि पुरानी बैलेंस शीट के हिसाब से। ये बात क्लियर होती है सबको?
जब कोई नया पार्टनर आता है तो दो चीज की डिमांड की जाती है, कैपिटल की और गुडविल की। ठीक है, कैपिटल की डिमांड क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर कहेंगे जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने कुछ पैसा लगाया था, अब आप भी लेकर आइए। कितना पैसा लाना पड़ेगा ये डिसाइड करेगी करंट बैलेंस शीट। देखिए, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो तीन बातों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, फॉर एडमिशन जो तीन मेन मुद्दे उठते हैं वो किसको लेकर उठते हैं? फर्स्ट वन इज कैपिटल, जो कि अभी हमने बात की। सेकंड वन है जो है आपका गुडविल को लेके, और जो तीसरा है वो है रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन को लेकर। ठीक है, जर्नल एंट्री ऑफ कैपिटल bought by new partner, bought by new partner। बैंक अकाउंट डेबिट to new partners कैपिटल अकाउंट, यहां पर फिगर आ जाएगी। ठीक है, बीइंग द न्यू पार्टनर्स बोर्ड कैपिटल, देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? आप जब कोई बैलेंस शीट बनाते हैं लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, इस तरह की बैलेंस शीट बनती है, लेकिन जो उसका कंसेप्ट होता है वो होता है कॉस्ट कंसेप्ट, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, जिस पर आपने उस एसेट को एक्वायर किया था वही कॉस्ट यहाँ आती है, मार्केट वैल्यू नहीं आती, करंट वैल्यू नहीं आती। जैसे मान लीजिए लैंड आपने उस समय कब, मान लीजिए 2015 में खरीदी थी से 1 लाख की, लेकिन अभी 2020 में इस लैंड की कीमत 1 लाख नहीं है, 10 लाख हो गई है। ठीक है, तो जो नया पार्टनर आएगा उसको किस एसेट का फायदा मिलने वाला है? 1 लाख का कि 10 लाख का? ऑफ कोर्स है 10 लाख का। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई आप अपनी कैपिटल भी इसी हिसाब से लेके आओ। नया पार्टनर क्या कहेगा? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का एक एग्जांपल लेते हैं। नया पार्टनर 215 में प्लांट एंड मशीनरी जब नई आई थी तब उसकी कॉस्ट थी से 1 लाख, लेकिन 2020 में डेप्रिसिएशन होकर उसकी जो कॉस्ट अभी रह गई है वो 40,000 रह गई है। ठीक है, तो जो न्यू पार्टनर होगा वो कहेगा कि मैं 1 लाख के हिसाब से क्यों दूंगा, मैं तो 40,000 के हिसाब से दूंगा, क्योंकि मशीनरी डेप्रिशिएट हो चुकी है। दोनों की बात सही है। एग्जिस्टिंग पार्टनर भी कहेगा कि 1 लाख के हिसाब से नहीं दूंगा, 10 लाख के हिसाब से दूंगा। नया पार्टनर कहेगा कि मैं प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख के हिसाब से क्यों दूंगा, 40,000 के हिसाब से दूंगा। तो टू कैलकुलेट
फेयर वैल्यू। ताकि हम फेयर वैल्यू पर पहुंच सकें एसेट और लायबिलिटीज की, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को तैयार किया जाता है, रीवैल्यू किया जाता है अपनी एसेट और लायबिलिटीज को। क्लियर? वेरी गुड। देखिए थोड़ी जर्नल एंट्रीज करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जर्नल एंट्रीज, देखिए बैलेंस शीट में आपकी एसेट दिखाई गई है। एसेट है आपकी 1 लाख की। एसेट इज रीवैल्यूड एट 1,20,000। अब एसेट 1,20,000 की हो गई है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? एसेट आपकी बढ़ी है, एसेट आपकी बढ़ी है। जब एसेट बढ़ती है तो जर्नल एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू revaluation account and the amount is 20,000. net amount से एंट्री आएगी। सेकेंड एंट्री जो आपकी होगी वो होगी revaluation account debit to ओल्ड पार्टनर्स। इसको आप ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी। लेकिन क्या हो सकता है, 1 लाख से ये 90,000 भी हो सकती है, वैल्यू कम भी हो सकती है। तो उस केस में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। एंड द एंट्री इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नेट अमाउंट से आपको एंट्री करनी है। द अमाउंट इज 10,000 एंड द सेकेंड एंट्री इज ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको अगेन ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। मतलब एसेट की वैल्यू बढ़े या एसेट की वैल्यू घटे, इसको अगर फायदा होगा तो ओल्ड पार्टनर्स का है, नुकसान होगा तो ओल्ड पार्टनर्स का है, क्योंकि अभी तो नया पार्टनर एडमिट ही नहीं हुआ। Now students, we talk about liabilities. Say liabilities are shown in the balance sheet as 1 lakh. Now liabilities is revalued at 1,20,000. What is the journal entry? What is the journal entry? Same journal entry which we do in
case of decrease in asset. It means the journal entry is revaluation account debit, but we put liabilities in place of asset. Amount is 20,000. Now, if the value of liability decrease, in the balance sheet liability is shown as 1 lakh, liability is revalued at 90,000. Journal entry is liabilities to revaluation account. Amount is 10,000. Okay, these are the journal entries.